साथियों, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग को हम सुनने जा रहे हैं। इस पुस्तक का अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। हम आज इसके तीसरे भाग के अध्याय 9 को सुनने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है सादगी। भोग भोगने मैंने शुरू तो किए, पर वो टिक न सके। घर के लिए साज सामान भी बसाया, पर मेरे मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न नहीं हो सका। इसलिए घर बसाने के साथ ही मैंने खर्च कम करना शुरू कर दिया। धोबी का खर्च भी ज़्यादा मालूम हुआ। इसके अलावा धोबी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था, इसलिए 2-3 दर्जन कमीज़ों और उतने कॉलरों से भी मेरा काम चल नहीं पाता था। कमीज़ रोज़ नहीं तो एक दिन के अंतर से बदलता था। इससे दोहरा खर्च होता था। मुझे यह व्यर्थ प्रतीत हुआ। अतएव मैंने धुलाई का सामान जुटाया। धुलाई पर पुस्तक पढ़ी और धोना सीखा। काम का बोझ तो बढ़ा ही, पर नया काम होने से उसे करने में आनंद आता था। पहली बार अपने हाथों धोए हुए कॉलर को तो मैं कभी भूल नहीं सकता। उसमें कलफ अधिक लग गया था और इस्त्री पूरी तरह गर्म नहीं थी। इस पर कॉलर के जल जाने के डर से इस्त्री को मैंने अच्छी तरह दबाया भी नहीं था। इससे कॉलर में कड़ापन तो आ गया, पर उसमें से कलफ झड़ता रहता था। ऐसी हालत में मैं कोर्ट गया और वहाँ के बैरिस्टरों के लिए मजाक का साधन बन गया। पर इस तरह का मजाक सह लेने की शक्ति उस समय भी मुझ में काफ़ी थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, अपने हाथों कॉलर धोने का मेरा यह पहला प्रयोग है। इस कारण इसमें से कलफ झड़ता है। मुझे इससे कोई अड़चन नहीं होती। इस पर आप सब लोगों के लिए विनोद की इतनी सामग्री जुटा रहा हूँ, सो फायदे में। एक मित्र ने पूछा, पर क्या धोबियों का अकाल पड़ गया है? यहाँ धोबी का खर्च मुझे तो असह्य मालूम होता है। कॉलर की कीमत के बराबर धुलाई हो जाती है और इतनी धुलाई देने के बाद भी धोबी की गुलामी करनी पड़ती है। इसकी अपेक्षा अपने हाथ से धोना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। स्वावलंबन की यह खूबी मैं मित्रों को समझा नहीं सका। मुझे कहना चाहिए कि आखिर धोबी के धंधे में अपने काम लायक कुशलता मैंने प्राप्त कर ली थी और घर की धुलाई धोबी की धुलाई से ज़रा भी घटिया नहीं होती थी। कॉलर का कड़ापन और चमक धोबी के धोए कॉलर से कम नहीं रहती थी। गोखले के पास स्व महादेव गोविंद रानाडे की प्रसादी रूप में एक दुपट्टा था। गोखले उस दुपट्टे को अतिशय जतन से रखते और विशेष अवसर पर ही उसका उपयोग करते थे। जोहानिसबर्ग में उनके सम्मान में जो भोज दिया गया था वो एक महत्वपूर्ण अवसर था। उस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया वो दक्षिण अफ्रीका में उनका बड़े से बड़ा भाषण था। अतएव उस अवसर पर उन्हें उक्त दुपट्टे का उपयोग करना था। उसमें सिलवटें पड़ी हुई थीं और उस पर इस्त्री करने की ज़रूरत थी। धोबी का पता लगाकर उससे तुरंत इस्त्री कराना संभव न था। मैंने अपनी कला का उपयोग करने देने की अनुमति गोखले से चाही। मैं तुम्हारी वकालत का तो विश्वास कर लूँगा, पर इस दुपट्टे पर तुम्हें अपनी धोबी कला का उपयोग नहीं करने दूंगा। इस दुपट्टे पर तुम दाग लगा दोगे तो इसकी कीमत जानते हो। यूँ कहकर अत्यंत उल्लास से उन्होंने प्रसादी की कथा मुझे सुनाई। मैंने फिर भी विनती की और दाग न पड़ने देने की जिम्मेदारी ली। मुझे इस्त्री करने की अनुमति मिली और अपनी कुशलता का प्रमाण पत्र मुझे मिल गया। अब दुनिया मुझे प्रमाण पत्र न भी दे तो क्या। जिस तरह मैं धोबी की गुलामी से छूटा, उसी तरह नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। हजामत तो विलायत जाने वाले सब कोई हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर कोई बाल छाटना भी सीखता होगा, इसका मुझे ख्याल नहीं। एक बार प्रिटोरिया में मैं एक अंग्रेज़ हजाम की दुकान पर पहुंचा। उसने मेरी हजामत बनाने से साफ इनकार कर दिया और इनकार करते हुए जो तिरस्कार प्रकट किया सो घाटे में रहा। मुझे दुख हुआ। मैं बाजार पहुंचा। मैंने बाल काटने की मशीन खरीदी और आईने के सामने खड़े रहकर बाल काटे। बाल जैसे तैसे कट तो गए, पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। सीधे तो वे कट ही न पाए। कोर्ट में खूब कह लगे, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हो गए हैं जैसे सिर पर चूहे चढ़ गए हों। मैंने कहा, जी नहीं,
मेरे काले सिर को गोरा हज्जाम कैसे छू सकता है? इसलिए कैसे भी क्यों न हो, अपने हाथ से काटे हुए बाल मुझे अधिक प्रिय हैं। इस उत्तर से मित्रों को आश्चर्य नहीं हुआ। असल में उस हज्जाम का कोई दोष न था। अगर वह काली चमड़ी वालों के बाल काटने लगता तो उसकी रोजी मारी जाती। हम भी अपने अछूतों के बाल ऊंची जाति के हिंदुओं के हज्जाम को कहाँ काटने देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मुझे इसका बदला एक नहीं बल्कि अनेकों बार मिला है, और चूंकि मैं यह मानता था कि यह हमारे दोष का परिणाम है, इसलिए मुझे इस बात से कभी गुस्सा नहीं आया। स्वावलंबन और सादगी के मेरे शौक ने आगे चलकर जो तीव्र स्वरूप धारण किया, उसका वर्णन यथास्थान होगा। इस चीज़ की जड़ मेरे अंदर शुरू से ही थी। उसके फलने फूलने के लिए केवल सिंचाई की आवश्यकता थी। वह सिंचाई अनायास ही मिल गई।